हेलो एवरीवन। आज हम लोग डीसी मशीन के और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपका जेएसएससी जेई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो आपका इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर सिलेबस पे अगर जनरल इंजीनियरिंग का रहेगा तो ये आप सबके लिए हेल्पफुल होगा। ओके, इसमें मैंने क्या किया है कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है मैंने और सारे का डिटेल एक्सप्लेनेशन किया है। ओके, आइए देखते हैं। अ सीरीज जनरेटर कैन सेल्फ एक्साइट. Option is only if the load current is 0. Option B is only if the load current is not 0. Option C is irrespective of the value of load current. Option D is none of the above. तो हमें 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या बोला गया? सीरीज जनरेटर। ठीक है, क्या दिया गया है? सीरीज जनरेटर। हमारा क्या है? सीरीज जनरेटर। क्या बोला है? सीरीज जनरेटर है। सीरीज जनरेटर। ओके, कैन सेल्फ एक्साइट, बोला कि कब सेल्फ एक्साइट कर सकता है। ओके, सीरीज जनरेटर में क्या होता है? सीरीज जनरेटर का सबसे पहले आपको इसका फिगर याद होना चाहिए। ये होता है आपका सीरीज जनरेटर, ये पूरा आपका सीरीज जनरेटर। इसको सीरीज जनरेटर क्यों बोलते हैं हम लोग? क्योंकि इसका जो फील्ड वाइंडिंग होता है वो आर्मेचर का सीरीज में होता है। आर्मेचर का सीरीज में होता है, इसका मीनिंग क्या है? आपका जो आर्मेचर करंट होगा वही आपका फील्ड में करंट होगा। मतलब सेम करंट आपका आर्मेचर में भी जाएगा और आपका फील्ड में भी जाएगा। ठीक है, और सेकंड क्या होता है? शंट जनरेटर। ठीक है, या शंट मोटर। यहाँ पे हमें जनरेटर केस लिए हैं, ये है आपका शंट जनरेटर। इसमें आप देख सकते हैं ये जो वाइंडिंग है ये मोटर के क्या है? शंट में है, इसीलिए इसको शंट मतलब पैरेलल। फील्ड वाइंडिंग हमारा क्या है? शंट में है, इसीलिए इसको हम लोग शंट जनरेटर बोलते हैं। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि आपका जो आर्मेचर करंट है और जो आपका शंट फील्ड जो करंट है वो दोनों अलग अलग है। इसमें दोनों सेम था, इसमें आप देख सकते हैं दोनों सीरीज में है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं सीरीज फील्ड वाइंडिंग। ये आपका शंट में है या पैरेलल में है मोटर जनरेटर के, इसलिए इसको बोलते हैं शंट जनरेटर या मोटर। ओके, तो क्वेश्चन में ही पूछा गया हमें पूछा गया सीरीज जनरेटर के बारे में। सीरीज जनरेटर कैन सेल्फ एक्साइट। सीरीज जनरेटर हमारे कब सेल्फ एक्साइट होगा? आप देख सकते हैं ऑप्शन ए कि ओनली इफ द लोड करंट जीरो। सपोज कीजिए मैंने ये जो आयल है इक्वल टू जीरो कर दिया। ओके, अगर आयल जीरो हो गया तो हमारा क्या होगा? जो सीरीज फील्ड का जो करंट ISC ये भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो कोई करंट फ्लो करेगा आपका इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो अगर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा तो ये क्या होगा? एक्साइट करेगा क्या इस मोटर को? नहीं, इस मोटर एक्साइट नहीं करेगा, क्योंकि इसमें कुछ करंट फ्लो करना चाहिए ताकि ये अपना फ्लक्स जनरेट करे। और ये फ्लक्स इसको जब आपका जो मोटर या जनरेटर को जब आपको लिंक करेगा तो इसमें EMF इंड्यूस्ड होगा। लेकिन इसमें तो कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है क्योंकि हमने लोड करंट को जीरो कर दिया। ठीक है, तो उस केस में ऑप्शन ए क्या हमारा नहीं होगा? ओनली इफ द लोड करंट जीरो। लोड करंट अगर जीरो होगा तो हमारा जनरेटर सेल्फ एक्साइट नहीं होगा। तो ये रॉन्ग आंसर हो गया आपका। उसके बाद क्या है आपका? ओनली इफ द लोड करंट इज नॉट जीरो। ठीक है, हमें क्या बोला गया है कि लोड करंट नॉट जीरो, मतलब IL इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो। तो अगर IL नॉट जीरो होगा तो हमें पता है कि ISC नॉट इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या दिया गया? IL इक्वल टू ISC होता है हमारा। ठीक है, इक्वल टू IA, मतलब जो लोड का जो करंट है ये आपका पार्ट लोड हो गया। ओके, कोई भी लोड हो सकता है आपका, कोई भी लोड हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो IL क्या आ गया आपका? IL इक्वल टू क्या हो गया? ISC हो गया इक्वल टू आर्मेचर करंट हो गया। तीनों करंट है, अगर एक भी जीरो हो गया तो क्या होगा? आपका फील्ड वाइंडिंग में कोई फ्लक्स क्या होगा? नहीं होगा। 5 सीरीज फ्लक्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अगर सीरीज फ्लक्स जीरो हो जाएगा तो जनरेटर का बैक EMF भी जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा? क्योंकि EB बराबर हमें पता है क्या होता है? K phi ओमेगा M। अगर फाई या ओमेगा में कोई भी एक जो जीरो हो गया, फाई मतलब यहाँ सीरीज फ्लक्स है, तो आपका अगर फाई और ओमेगा में कोई भी जीरो हो गया, ओमेगा मतलब स्पीड है आपका, तो आपका बैक EMF जीरो हो जाएगा। बैक EMF जीरो हो जाएगा तो कोई भी जनरेटेड, मतलब बैक EMF क्या है आपका? जनरेटेड EMF है, कोई भी जनरेटेड EMF नहीं होगा। तो यहाँ क्या ऑप्शन भी था? ओनली इफ द लोड करंट इज नॉट जीरो। बोला है कि जब लोड करंट नहीं जीरो होगा उसी केस में सीरीज यूनिट सेल्फ एक्साइट करेगा। हाँ, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। जब आपका लोड करंट आपका जीरो नहीं होगा उसी केस टाइम आपका सीरीज जनरेटर सेल्फ एक्साइट होगा। इरेस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ लोड करंट नहीं, हम देख लिए कि जो आपका वाइंडिंग है, ओके,
वाइंडिंग है जो आपका सीरीज फील्ड का जो करंट है वो आपका डिपेंड कर रहा है लोड करंट पे, ठीक है। तो लोड करंट जितना होगा उतना ही आपका सीरीज फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ आर्मेचर पैरेलल पाथ्स इन अ 2-पोल डीसी जनरेटर हैविंग डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग, ऑप्शन ए इज 2, ऑप्शन बी इज 4, ऑप्शन सी इज 6, ऑप्शन डी इज 8। तो हमें ये 4 ऑप्शन दिया गया है और क्वेश्चन में क्या बोलेगा? द नंबर ऑफ आर्मेचर पैरेलल पाथ, हमसे क्या पूछा गया है? नंबर ऑफ आर्मेचर पैरेलल पाथ, नंबर ऑफ कितना आर्मेचर पैरेलल पाथ होगा, और फिर 2 पोल हमें क्या क्या दिया गया है? P = 2 दिया गया है, ओके। डीसी जनरेटर हैविंग डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग, और क्या बोला गया? डुप्लेक्स और क्या है? लैप वाइंडिंग। हमें पता है कि लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग 2 टाइप का वाइंडिंग होता है, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन हमें दिया गया है और हमसे क्या पूछा गया है? नंबर ऑफ आर्मेचर पैरेलल पाथ्स, हमसे ये पूछा गया है, ठीक है। तो हमें पता है डीसी मशीन क्या है? लैप वाइंड है। नंबर ऑफ पोल्स कितना दिया है? 2 दिया गया है। तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जो होता है आपका क्या होता है? A = 2P। ये 2P क्यों होता है? अगर सिर्फ लैप वाइंडिंग रहेगा तो A = P होता है, लेकिन यहाँ क्या बोला गया? डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग हमें बोला गया। क्या बोला गया? डुप्लेक्स जब भी बोला जाएगा तब याद रखिएगा नंबर ऑफ पैरेलल पाथ A = क्या? 2P हो जाएगा। तो P हमें दिया गया था 2, तो 2 × 2 क्या हो जाएगा? आपका 4 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ओके। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आइए कुछ और एक्स्ट्रा हम लोग इन्फॉर्मेशन देखते हैं इससे रिलेटेड। आर्मेचर वाइंडिंग आर मेनली ऑफ 2 टाइप्स। आर्मेचर वाइंडिंग क्या होता है? मेनली 2 टाइप का होता है, एक लैप वाइंडिंग और एक वेव वाइंडिंग, ठीक है। 2 टाइप का वाइंडिंग होता है, हमने आपको अभी पहले बताया। एक लैप वाइंडिंग होता है, एक वेव वाइंडिंग होता है। लैप वाइंडिंग में क्या होता है? A = P होता है, ठीक है। ये कैसे होता है? जैसे LAP, ये 3 टर्म यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ जो AP हो रहा है ना, मतलब A = P, ये आप लोग याद रखिएगा। A मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, और P क्या होता है? नंबर ऑफ पोल्स। सेकंड होता है आपका वेव बाइंडिंग। तो वेव बाइंडिंग में क्या नंबर ऑफ पैरेलल पाथ क्या होता है आपका? A = 2 होता है, ओके। लैप वाइंडिंग इज द वाइंडिंग इन विच सक्सेसिव कॉइल्स ओवरलैप ईच अदर। लैप वाइंडिंग क्या होता है? वाइंडिंग होता है जिसमें सक्सेसिव कॉइल्स क्या होता है? एक दूसरे को ओवरलैप करता है। याद रखिएगा कि लैप वाइंडिंग में एक दूसरे कॉइल क्या करेगा? आपका ओवरलैप करेगा। इट इज़ नेम्ड एट लैप वाइंडिंग बिकॉज इट डबल्स और लैप बैक। इसको लैप वाइंडिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये डबल्स होता है, क्योंकि एक दूसरे को लैप करता है, ठीक है। A = P होता है, इसीलिए उसको डबल्स हो जाता है इसमें, और क्या होता है? लैप बैक करते हैं हम लोग विथ इट्स सक्सीडिंग कॉइल्स, इसीलिए इसको हम लोग लैप वाइंडिंग बोलते हैं। इन द वाइंडिंग द फिनिशिंग एंड ऑफ वन कॉइल इज कनेक्टेड टू one commutator segment and the starting end of the next coil situated under the same pole and connected with the same commutator segment। तो इस वाइंडिंग में क्या होता है आपका? द फिनिशिंग ऑफ एंड ऑफ वन कॉइल, मतलब कोई भी एक कॉइल लेते हैं, ठीक है। कॉइल मतलब आपका जनरली तार रहता है, कॉपर वायर रहता है। तो वो जो वन कॉइल इज कनेक्टेड टू वन कम्यूटेटर सेगमेंट, मतलब एक कॉइल जो आपका कॉइल रहेगा वो क्या होगा? एक कम्यूटेटर सेगमेंट से कनेक्टेड रहेगा। एंड द स्टार्टिंग एंड ऑफ द नेक्स्ट कॉइल इज सिचुएटेड अंडर द सेम पोल, और स्टार्टिंग जो आपका एंड रहेगा वो आपका सेम पोल से सिचुएटेड रहेगा उसमें, एंड कनेक्टेड विद द सेम कम्यूटेटर सेगमेंट, और सेम कम्यूटेटर सेगमेंट से कनेक्टेड रहेगा। मतलब ये वाइंडिंग का आपको बता रहा है कि लैप वाइंडिंग में आपका कैसे वाइंडिंग होता है, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा। लैप वाइंडिंग आर ऑफ 2 टाइप्स। 2 टाइप का लैप वाइंडिंग होता है, सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग एंड डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग। 2 टाइप का वाइंडिंग होता है, एक होता है सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग होता है और एक डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग होता है। अ वाइंडिंग इन विच द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ बिटवीन द ब्रशेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स इज कॉल्ड सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग, ठीक है। इसका यहाँ क्या बोलना चाह रहा है? सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग क्या होता है? A = P होता है। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ को हम A से डिनोट करते हैं, P नंबर ऑफ पोल्स होता है। ये सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग होता है। डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग, अ वाइंडिंग इन विच द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ बिटवीन द ब्रशेस इज ट्वाइस द नंबर ऑफ पोल्स इज कॉल्ड द डुप्लेक्स वाइंडिंग। इसमें क्या होता है? जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जो होता है बिटवीन द ब्रशेस वो क्या होता है? दुगुना होता है नंबर ऑफ पोल्स का, इसीलिए इसको डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग बोला जाता है। और हमें ये क्वेश्चन में डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग का ही पूछा गया था,
ठीक है। तो डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग केस में क्या होता है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इक्वल टू ए इक्वल टू 2p होता है। तो याद रखिएगा आप लोग को सिंप्लेक्स रहेगा या कोई कुछ मेंशन नहीं रहेगा, मतलब आपका लैप वाइंडिंग है ओनली, मतलब सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग है। अगर आपको डुप्लेक्स मेंशन कर दिया जाता है तब ए इक्वल टू 2p कीजिएगा। अगर कुछ मेंशन नहीं किया गया, ओनली लैप वाइंडिंग बोला गया है, तब हमेशा ए इक्वल टू p कीजिएगा। अब सेकंड वाइंडिंग टाइप वाइंडिंग क्या होता है, वेव वाइंडिंग, एक लैप एक वेव। इट इज़ द आर्मेचर वाइंडिंग इन विच 2 कॉइल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये एक ऐसा आर्मेचर वाइंडिंग है जिसमें दो जो कॉयल है सीरीज में कनेक्टेड रहता है, एंड फॉलो ईच अदर ऑन द सरफेस ऑफ द आर्मेचर लाइक वेव्स सच दैट देयर आर ओनली 2 पाथ्स ऑफ द करंट फ्लो इरेस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ पोल्स इन द सर्किट। मतलब इसमें ऐसा रहता है कि आपका जो करंट फ्लो करेगा, ठीक है, 2 ही इसमें पैरेलल पाथ रहेगा। ओके, हम यहाँ कुछ दे रहे हैं, मान लें कि हम यहाँ पे 10 एम्पियर दे रहे हैं तो 5 एम्पियर डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो हमारा क्या है, इसमें 2 ही पैरेलल पाथ होता है। कैसा भी आपका नंबर ऑफ पोल्स रहे, कितना भी रहे, हमारा 2 ही नंबर ऑफ पैरेलल पाथ रहेगा। इसमें यही बोला गया, इन दिस वाइंडिंग द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ बिटवीन द ब्रशेस इज ऑलवेज 2। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ पोल्स 2 ही होता है। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ क्या होता है आपका, 2 ही होता है। फॉर बोथ लैप एंड वेव वाइंडिंग देयर आर एज मेनी कम्यूटेटेड बार्स एज द नंबर ऑफ, ऑप्शन ए स्लोट्स, ऑप्शन बी इज आर्मेचर कंडक्टर, ऑप्शन सी इज वाइंडिंग एलिमेंट, ऑप्शन डी इज पोल्स। 4 ऑप्शन दिए गए हमें। फॉर बोथ लैप एंड वेव बाइंडिंग, इसमें बोला गया है कि लैप और वेव बाइंडिंग दोनों केस में देर आर एज मैनी कम्यूटेटर बार एज द नंबर ऑफ स्लॉट्स, आर्मेचर कंडक्टर, वाइंडिंग एलिमेंट और पोल्स। तो इसमें क्या बोला गया है कि दोनों केस में, ठीक है, लैप वाइंडिंग के केस में भी और वेव वाइंडिंग केस में भी हमारा जो कम्यूटेटर बार्स होगा वो कितना होगा, ठीक है, किसके इक्वल होगा, कम्यूटेटर बार जो होगा आपका किसके इक्वल होगा, यही हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो वो आप याद रखिएगा कि जो नंबर ऑफ कम्यूटेटर बार जो होता है इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स। कितना कम्यूटेटर बार्स होगा वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर के इक्वल होगा। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। दोनों लैप और वेव वाइंडिंग दोनों केस में क्या होगा, नंबर ऑफ जो आपका कम्यूटेटर बार रहेगा वो कितना होगा, इक्वल टू नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स। आइए कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखते हैं। एज कम्यूटेटर कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ कॉपर सेगमेंट दैट आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। कम्यूटेटर कंसिस्ट में क्या होता है, कम्यूटेटर में क्या होता है, सेट ऑफ कॉपर सेगमेंट, मतलब कॉपर सेगमेंट होता है जो एक दूसरे से इंसुलेटेड रहता है। द नंबर ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर। कितना सेगमेंट होगा, वो आपका जितना नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर होगा, द नंबर ऑफ सेगमेंट क्या होगा, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर। जितना नंबर ऑफ आपका सेगमेंट होगा, कितना सेगमेंट होगा, जितना नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर होगा। ये पूछा गया था हमसे क्वेश्चन में। ईच सेगमेंट इज कनेक्टेड टू एन आर्मेचर कॉयल एंड द कम्यूटेटर इज कैड टू द सेफ्ट। ईच एलिमेंट, जितना भी एलिमेंट होगा आपका, इज कनेक्टेड टू द आर्मेचर कॉयल, सारा आपका आर्मेचर कॉयल से कनेक्टेड रहेगा, एंड द कम्यूटेटर इज कैड टू द सेफ्ट, और ये सेफ्ट में कैड किया रहेगा। कम्यूटेटर देखते हैं, कम्यूटेटर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। इन द केस ऑफ डीसी जनरेटर द कम्यूटेटर इज यूज्ड टू कन्वर्ट जनरेटेड एसी इंटू आर्मेचर इंटू डीसी। कम्यूटेटर का क्या काम रहता है, हम लोग एसी से डीसी में दोनों काम करते हैं। ये कम्यूटेटर क्या काम करता है, आपका एसी से डीसी कन्वर्ट करता है और डीसी से एसी भी कन्वर्ट करता है। कम्यूटेटर का दोनों काम रहता है आपका। ओके, आप लोग याद रखिएगा इसको। इन द केस ऑफ डीसी जनरेटर द कम्यूटेटर यूज्ड टू कन्वर्ट जनरेटेड एसी इनटू आर्मेचर डीसी। इन द केस ऑफ डीसी मोटर, जनरेटर के केस में क्या करता है, आपका एसी से डीसी में कन्वर्ट करता है। क्यों एसी डीसी में कन्वर्ट करता है, क्योंकि जनरेटर क्या करता है, आपका जनरेट करता है। अगर जनरेशन कर रहा है तो कहीं सप्लाई करेगा, तो सप्लाई हम लोग क्या करते हैं, डीसी में के फॉर्म में करते हैं। तो डीसी के फॉर्म में करते हैं तो वो एसी को डीसी, क्योंकि अंदर में हमेशा आप याद रखिएगा डीसी मोटर जनरेटर में या मोटर में अंदर के पार्ट में जो आपका रहता है वो हमेशा एसी रहता है। ठीक है, हम लोग इसको डीसी जनरेटर बोलते हैं, लेकिन अंदर का पार्ट इसका हमेशा एसी रहता है। ओके, वहाँ एसी जनरेट होता है या एसी यूज होता है।
ठीक है। तो डीसी जनरेटर में क्या होगा, एसी आपका जनरेट हुआ तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो वो कन्वर्ट कैसे होता है, कम्यूटेटर के थ्रू होता है। इसलिए जनरेटर के केस में आपका क्या होता है, एसी टू डीसी होता है, और मोटर के केस में क्या होता है आपका, डीसी टू एसी होता है। क्यों डीसी टू एसी होता है, क्योंकि मोटर क्या करेगा, आपका सप्लाई लेगा तो डीसी के फॉर्म में लेता है, डीसी के उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एसी, क्योंकि अंदर में एसी रहता है। इसलिए डीसी मोटर में क्या होता है, डीसी टू एसी कम्यूटेटर उसको कन्वर्ट करता है। द कम्यूटेटर एक्ट्स एज ए मैकेनिकल रेक्टिफायर। ये कैसा रेक्टिफायर होता है, एक मैकेनिकल रेक्टिफायर होता है। इन्वर्टर या इन्वर्टर दोनों होता है, ठीक है। रेक्टिफायर क्या किसको बोलते हैं हम लोग, रेक्टिफायर किसको बोलते हैं, रेक्टिफायर जो आपका AC टू DC कन्वर्ट करता है, जो AC टू DC कन्वर्ट करता है उसको रेक्टिफायर बोलते हैं। और इन्वर्टर किसको बोलते हैं, इन्वर्टर जो क्या करेगा, आपका DC टू DC फॉर्म को AC फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, इसको हम लोग इन्वर्टर बोलते हैं। इन्वर्टर विच जनरेट्स द पोलैरिटी ऑफ सप्लाई जनरेटेड EMF। तो वो क्या करेगा, पोलैरिटी को चेंज करता है हमारा कम्यूटेटर, ओके। इन डीसी जनरेटर द कम्यूटेटर कन्वर्ट द अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट alternating current into the direct current so that AC voltage developed in the armature। तो डीसी जनरेटर में क्या करता है हम लोग को, हमारा क्या करेगा, AC को DC में कन्वर्ट करेगा। इन DC मोटर द कम्यूटेटर कन्वर्ट डायरेक्ट करंट इनटू अल्टरनेटिंग करंट सो दैट AC वोल्टेज डेवलप्ड इन द आर्मेचर। तो DC मोटर में क्या करता है, DC को AC में कन्वर्ट करता है, जिससे हमारा क्या होगा, AC वोल्टेज जनरेट होगा आर्मेचर में। द कम्यूटेटर रिक्वायर्स फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस। तो कम्यूटेटर का हमें क्या, फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस का रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि वो क्या है, एक मैकेनिकल रेक्टिफायर है, तो कोई इलेक्ट्रिकल पार्ट नहीं है, एक मैकेनिकल पार्ट है जो करंट को कलेक्ट करता है, जो AC को DC को AC में के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ कम्यूटेटर DC जनरेटर्स आर नॉट यूजुअली डिजाइन बियॉन्ड 650 वोल्ट। आप लोग इसको याद रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि किसके कारण हम लोग DC जनरेटर का रेटिंग ज़्यादा नहीं होता है, सिर्फ कम्यूटेटर के कारण। कम्यूटेटर के कारण हमारा क्या होता है, DC जनरेटर का रेटिंग 650 वोल्ट से अधिक नहीं होता है। द फिजिकल कनेक्शन इन द आर्मेचर वाइंडिंग इज मेड थ्रू ए कम्यूटेटर ब्रश अरेंजमेंट। द फिजिकल कनेक्शन जो रहता है आर्मेचर वाइंडिंग का थ्रू कम्यूटेटर ब्रश के थ्रू रहता है। कम्यूटेटर ब्रश का अरेंजमेंट रहता है, उसी की तरह फिजिकल कनेक्शन रहता है आर्मेचर वाइंडिंग के थ्रू। द फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर इन DC जनरेटर इज टू कलेक्ट करंट जनरेटेड इन द आर्मेचर वाइंडिंग। कम्यूटेटर का काम क्या रहता है आपका DC जनरेटर में, टू कलेक्ट द करंट को कलेक्ट करने का काम रहता है, ओके, इन द आर्मेचर वाइंडिंग। कहाँ पे, आर्मेचर वाइंडिंग के पास, ओके। While in the case of DC motor, the commutator helps to providing current to the armature winding। लेकिन आपका क्या होता है, DC मोटर में क्या करता है, कम्यूटेटर क्या करता है, करंट को प्रोवाइड करने का काम करता है। किसको करंट प्रोवाइड करता है, आर्मेचर कंडक्टर को। अ कम्यूटेटर कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ कॉपर सेगमेंट दैट आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। कम्यूटेटर क्या होता है, सेट ऑफ कॉपर सेगमेंट होता है, ठीक है, इज अ सेट ऑफ कॉपर सेगमेंट, कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ कॉपर सेगमेंट, ओके, दैट आर इंसुलेटेड, जो एक दूसरे से इंसुलेटेड आपका रहता है। द नंबर ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर। कितना आपका सेगमेंट होगा, जितना आपका नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर होगा। यही क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि क्या होगा आपका, कितना आपका होगा, द नंबर ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर। ईच कंडक्टर, each segment is connected to armature coil and the commutator is carried to the shaft। ये जितना भी सेगमेंट रहता है वो क्या होता है, आर्मेचर कॉयल से कनेक्टेड रहता है। तो ये एक्सप्लेनेशन था इसका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सीरीज फील्ड ऑफ ए शॉर्ट शंट DC जनरेटर इज एक्साइटेड बाय। द सीरीज फील्ड होता है शॉर्ट शंट DC जनरेटर का, उसको हम लोग किससे एक्साइट करते हैं, चार ऑप्शन दिया गया है, एक्सटर्नल करंट, आर्मेचर करंट, शंट करंट और लोड करंट, ओके, ये चार ऑप्शन दिया गया है। द सीरीज फील्ड ऑफ ए द सीरीज फील्ड ऑफ ए शॉर्ट शंट DC जनरेटर इज एक्साइटेड बाय, ठीक है। तो इसमें बोला गया जो सीरीज फील्ड रहता है शॉर्ट शंट DC जनरेटर का, उसको किससे एक्साइट करते हैं, एक्सटर्नल करंट से करते हैं या आर्मेचर करंट से करते हैं या शंट करंट मतलब फील्ड करंट से करते हैं या फिर लोड करंट से करते हैं, ठीक है।
ये 4 हमसे पूछा गया। तो सबसे पहले इसके लिए आपको डायग्राम, आपको शॉर्ट शंट डीसी जनरेटर का पता होना चाहिए। 2 टाइप का जनरेटर होता है, एक शॉर्ट शंट, एक लॉन्ग शंट। ओके, थोड़ा सा हम ये दोनों आपका पार्ट हो गया आपका। ये आपका क्या है, शॉर्ट शंट डीसी जनरेटर, और ये क्या आपका लॉन्ग शंट डीसी जनरेटर। दोनों में डिफरेंस क्या है आपका, इसमें आप देख सकते ये जो सीरीज फील्ड है आपका, ठीक है, ये क्या है, लोड के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, लोड के साथ जो करंट है वही करंट इसके साथ है। ठीक है, लेकिन जब आपका लॉन्ग शंट रहेगा उसमें क्या होगा कि आपका ये जो सीरीज फील्ड है ये मूव करके यहाँ पे आ जाएगा। ये जो आपका सीरीज फील्ड है ये मूव करके इधर कहीं आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यही सीरीज फील्ड यहाँ उठ के आ गया। तो ये पार्ट क्या हो गया आपका, तो ये क्या हो गया, ये पार्ट आप देख सकते हैं कि बड़ा है। ये पार्ट आप देखिएगा तो देखिए ये आपका बड़ा है। ठीक है, ये पार्ट आपका छोटा है। ठीक है, तो ये छोटा है इसलिए इसको बोलता है शॉर्ट शंट, और ये आपका क्यों बड़ा हो गया इसलिए इसको बोलता है लॉन्ग शंट। ठीक है, तो ये दोनों का आपका डायग्राम याद रहना चाहिए, शॉर्ट शंट और सीरीज शंट। और आपका डायग्राम में देखना है कि सीरीज फील्ड कहाँ पर रहता है, आपका लोड के सीरीज में रहता है। ओके, और आपका लॉन्ग शंट में क्या होता है कि जो आर्मेचर के सीरीज में सीरीज फील्ड रहेगा, मतलब जो आर्मेचर करंट होगा वही सीरीज का करंट होगा। लेकिन इस केस में क्या होगा, जो सीरीज का करंट होगा वो लोड करंट पे डिपेंड करेगा। तो हमसे अभी क्या पूछा गया, शॉर्ट शंट। ठीक है, द सीरीज फील्ड ऑफ शॉर्ट शंट डीसी जनरेटर इज एक्साइटेड बाय। ठीक है, एक्साइटेड बाय मतलब किस कौन सा करंट होता है उसमें, वो कौन सा करंट होता है आप देख सकते हैं, जो ISC है आपका। ठीक है, ये किसके इक्विवेलेंट है, IL के इक्विवेलेंट है। तो किस पे डिपेंड कर रहा है, लोड करंट पे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, लोड करंट। क्या हो जाएगा, लोड करंट। द सीरीज फील्ड ऑफ शॉर्ट शंट डीसी जनरेटर एक्साइटेड बाय लोड करंट। यही आपसे पूछा जाता लॉन्ग शंट। अगर आपसे लॉन्ग शंट के बारे में पूछा जाता तो उसमें आप देख सकते हैं सीरीज फील्ड बराबर क्या होता है, आर्मेचर करंट के बराबर है। ठीक है, ये जो आर्मेचर करंट है और ये सीरीज फील्ड का सेम है। तो अगर आप लॉन्ग शंट पूछा जाता तो करेक्ट आंसर क्या होता है आपका, आर्मेचर करंट, ऑप्शन बी। लेकिन हमसे यहाँ क्या शॉर्ट शंट पूछा गया है तो इसलिए आपका क्या होगा, लोड करंट। आइए कुछ डिटेल्स एक्सप्लेनेशन देते हैं शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट जनरेटर का। In a short shunt generator, compound wound generator, the shunt field winding is connected in parallel with the armature winding. तो shunt field winding इसमें क्या होता है, आर्मेचर वाइंडिंग के पैरेलल होता है। ये आर्मेचर आ रहे आपका आर्मेचर वाइंडिंग होगा तो उसके पैरेलल में आपका शंट फील्ड वाइंडिंग होता है। द कनेक्शन डायग्राम ऑफ ए शॉर्ट शंट वुंड जनरेटर इज शोन बिलो, यहाँ पे शोन किया गया। द सीरीज फील्ड ऑफ ए शॉर्ट शंट डीसी जनरेटर इज एक्साइटेड बाय द सीरीज फील्ड करंट। द सीरीज फील्ड जो आपका शॉर्ट शंट डीसी जनरेटर का होता है वो किससे एक्साइटेड होता है, सीरीज फील्ड करंट से। ओके, वेयर सीरीज फील्ड करंट इज गिवन बाय ISC इक्वल टू IL। मतलब जो सीरीज का जो करंट है, सीरीज फील्ड का जो करंट है, ये जो सीरीज फील्ड है वो किसके, लोड करंट के इक्विवेलेंट है। ये लोड में जो करंट जा रहा है आपका वही सेम करंट सीरीज फील्ड में जा रहा है। तो यही हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में। हैंस द सीरीज फील्ड ऑफ ए शॉर्ट शंट डीसी जनरेटर इज एक्साइटेड बाय द लोड करंट एज शोन इन द फिगर ऑफ द शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। इसलिए क्या होता है, सीरीज फील्ड ऑफ शॉर्ट शंट जनरेटर डीसी जनरेटर किससे एक्साइट होता है, आपका लोड करंट से एक्साइट होता है। ठीक है, और ये आपका कुछ नंबर ये है, क्या बोलते हैं आपका न्यूमेरिक थ्योरी है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ISS बराबर क्या V प्लस IL प्लस RSC बाय RSH। तो आपका शंट फील्ड का जो करंट होगा वो क्या होगा, आपका जो सप्लाई वोल्टेज होगा, मैं KVL लगा दीजिएगा तो आपका आ जाएगा। सप्लाई वोल्टेज जो होगा V प्लस इसमें जो ड्रॉप होगा यही वोल्टेज आपका इसके अक्रॉस रहेगा, इसके अक्रॉस वही वोल्टेज रहेगा आपका। ठीक है, इक्वल टू इसका वोल्टेज, उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। ये लॉन्ग शंट का देखते हैं हम लोग। लॉन्ग शंट कंपाउंड वुंड जनरेटर, इन ए लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी जनरेटर शंट फील्ड वाइंडिंग इज पैरेलल कनेक्शन विद बोथ आर्मेचर सीरीज फील्ड वाइंडिंग। तो लॉन्ग शंट में क्या होता है, आपका जो शंट फील्ड रहता है वो दोनों सीरीज फील्ड से भी और आर्मेचर फील्ड वाइंडिंग से भी, आर्मेचर वाइंडिंग से भी, दोनों के आपका शंट में रहता है। ये दोनों के आपका शंट में है। ओके, ये दोनों के आपके शंट में है। द कनेक्शन डायग्राम ऑफ द लॉन्ग शंट वुंड जनरेटर इज शोन इन बिलो। ये आपको कुछ डिटेल में बताया गया है। ठीक है, ओके, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर। ये सब मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि अगर कोई भूल गया है तो उसको
थोड़ा सा याद आ जाए, ओके। या जो सिविल और मैकेनिकल के हैं उनको ये तो बहुत ही बेनिफिट, उनके लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल है। टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर, दो टाइप का डीसी, एक सेल्फ एक्साइटेड होता है, एक सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर होता है, ठीक है। सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर में क्या होता है कि उसका जो एक्साइटेशन रहता है वो आपका सेम वाइंडिंग से, मतलब शंट और सीरीज में नहीं होता, एडिशनल रहता है। उसको एडिशनल हम लोग फील्ड मतलब एक्साइटेशन देके, मतलब कुछ सप्लाई देके उसको एक्साइट करते हैं, ओके। इसलिए उसको सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर होता है। मतलब जो आपका जनरेटर का जो आपका लोड करंट है या आर्मेचर करंट है उस पर डिपेंड नहीं करेगा आपका सीरीज फील्ड, आपका जो आपका ये सेपरेटली एक्साइटेड जो बाहर का जो आपका फील्ड है ये पार्ट आपका इस पर डिपेंड नहीं करेगा, ओके। सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर, सेल्फ एक्साइटेड 3 टाइप का होता है, शंट, सीरीज और कंपाउंड। तो शंट का डायग्राम क्या होता है आपका, ये होता है। इसको शंट क्यों बुलाया जाता है, क्योंकि इसका जो वाइंडिंग है वो हमारा शंट पे है, ओके, या पैरेलल में है। सीरीज में क्या होता है आपका, देख रहे हैं ये जो वाइंडिंग है और जो आर्मेचर वाइंडिंग है वो दोनों एक साथ है, सेम करंट दोनों में फ्लो कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं सीरीज डीसी जनरेटर। तीसरा है क्या, कंपाउंड। कंपाउंड में 2 टाइप का होता है, लॉन्ग शंट एंड शॉर्ट शंट, जो मैंने अभी जस्ट पहले डिस्कस किया। लॉन्ग शंट में क्या होता है आपका जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है वो सीरीज में रहता है आर्मेचर वाइंडिंग का, ओके। और शंट क्या रहता है, ये दोनों के पैरेलल में रहता है, सीरीज वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग के पैरेलल में आपका फील्ड वाइंडिंग रहता है, इसलिए इसको लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर बोलते हैं। और शॉर्ट शंट में क्या होता है आपका जो आपका ये सीरीज वाइंडिंग होता है ये लोड के पैरेलल में होता है, ओके। यहाँ अगर लोड है आपका, ठीक है, तो लोड के आपका सीरीज में रहता है, ओके, ठीक है। जो आपका लोड करंट होगा वही आपका सीरीज का भी करंट होगा। और इसमें फील्ड वाइंडिंग क्या होता है, सिर्फ आपका आर्मेचर वाइंडिंग के पैरेलल में होगा। तो ये आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है, इसको नोट करके रखिए, 2-3 बार देखिएगा, याद हो जाएगा आपको। कंपाउंड उन डीसी जनरेटर, द जनरेटर विच हैज बोथ शंट एंड सीरीज फील्ड इज कॉल्ड द कंपाउंड जनरेटर। कंपाउंड वुंड जनरेटर क्या होता है, जिसमें दोनों सीरीज और शंट फील्ड होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड वुंड जनरेटर बोलते हैं। इन अ कंपाउंड वुंड जनरेटर देयर आर 2 सेट्स ऑफ फील्ड वाइंडिंग ऑन ईच पोल। इसमें क्या होता है, 2 सेट्स ऑफ फील्ड वाइंडिंग होता है ईच पोल में। वन ऑफ देम इज कनेक्टेड इन सीरीज कनेक्शन विद द आर्मेचर हैविंग फ्यू टर्न्स ऑफ थिक वायर। इसमें जो सीरीज जो कनेक्शन रहता है उसमें कुछ ही टर्न होता है और थिक वायर का होता है, ठीक है। आपका जो ये सीरीज वाला जो पार्ट है आपका, इसमें आपका कुछ ही टर्न्स रहता है और थिक वायर का रहता है, ओके, थिक वायर का रहता है। एंड द अदर कनेक्शन इज पैरेलल हैविंग मैनी टर्न्स एंड फाइन वायर। जो आपका शंट में रहता है वो क्या होता है आपका, बहुत सारा टर्न्स का रहता है और एक फाइन वायर रहता है। इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय द सीरीज वाइंडिंग असिस्ट द फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय द शंट वाइंडिंग देन द मशीन इज सेड टू बी क्युमुलेटिव कंपाउंड। अगर इसमें 2 टाइप का होता है, एक क्युमुलेटिव कंपाउंड होता है, एक डिफरेंशियल कंपाउंड होता है। अगर क्या होता है कि जो आपका शंट और सीरीज दोनों फील्ड दोनों में अपना अपना फ्लक्स जनरेट होगा, अगर सीरीज और शंट फील्ड दोनों फ्लक्स एक दूसरे को ऐड करेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं क्युमुलेटिव कंपाउंड। अगर शंट और सीरीज फील्ड दोनों एक दूसरे को अपोज करेगा तो उसको बोलते हैं डिफरेंशियली कंपाउंड। मतलब आपका जो सीरीज फील्ड का जो अगर वाइंडिंग का फ्लक्स φSc है और शंट फील्ड का φSh है, तो क्युमुलेटिव कंपाउंड में क्या होता है आपका, क्युमुलेटिव कंपाउंड में क्या होता है आपका φSc प्लस φSh, ये टोटल फ्लक्स हो जाएगा, ठीक है, मतलब ऐड करेगा। और डिफरेंशियली कंपाउंड में क्या होता है, टोटल फ्लक्स क्या हो जाता है आपका, एक नेगेटिव रहेगा, मतलब φSh माइनस φSc, ओके। तो ये आप लोग याद रखिएगा। In the series field flux opposes the shunt field flux, then the machine is called the differentially compounded, ठीक है। अगर सीरीज फील्ड अपोज करेगा, सीरीज फील्ड फ्लक्स अपोज करेगा शंट फील्ड को, देन द मशीन क्या बोलते हैं, उसको डिफरेंशियली कंपाउंड बोलते हैं, ओके। A simple method of increasing the voltage of DC generator is, option A is to increase the length of the armature, option B is to decrease the length of armature, option C is to increase the speed of rotation, option D is to decrease the speed of rotation। ये 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया, सिंपल मेथड ऑफ इंक्रीजिंग द वोल्टेज ऑफ डीसी जनरेटर, मतलब हमारा जो डीसी जनरेटर का वोल्टेज है
उसको इंक्रीज करने के लिए हम लोग सबसे सिंपल मेथड क्या है, ठीक है, तो हमें उसके लिए पता है V बराबर क्या होता है आपका, ठीक है, जिसको E बोलते हैं, E इक्वल टू क्या होता है बैक EMF K phi ओमेगा M, ठीक है, ये भी क्या होता है बैक EMF क्या होता है K phi इंटू ओमेगा M। तो आपका फाई क्या होता है फ्लक्स होता है, ओमेगा एम क्या होता है स्पीड होता है। तो हम वोल्टेज को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर स्पीड को बढ़ा दें मतलब ओमेगा एम को हम लोग बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा ईएमएफ भी हमारा इंक्रीज, ईएमएफ इंक्रीज कर जाएगा तो वोल्टेज भी आपका इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो ये इजीएस्ट मेथड है आपका। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ रोटेशन। अगर स्पीड डीसी मोटर का स्पीड को हम लोग बढ़ा दें तो आपका क्या हो जाएगा ईएमएफ भी इंक्रीज कर जाएगा। कॉन्सेप्ट क्या है, द इंड्यूस्ड वोल्टेज इन डीसी जनरेटर इज गिवन बाय E इक्वल टू K phi ओमेगा एम। इंड्यूस्ड वोल्टेज क्या होता है आपका K phi ओमेगा, फाई क्या होता है फ्लक्स होता है और ओमेगा क्या होता है स्पीड होता है, ओके। वेयर E इज इंड्यूस्ड वोल्टेज, फाई बराबर फ्लक्स और ओमेगा क्या स्पीड इन रेडियन पर सेकंड। तो हमें पता है कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ओमेगा होगा इस इक्वेशन के हिसाब से, ठीक है। तो इंड्यूस्ड वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड, सो इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ डीसी जनरेटर द इंड्यूस्ड वोल्टेज ऑल्सो इंक्रीजेज। तो अगर आप डीसी जनरेटर की स्पीड को बढ़ाएंगे तो इंड्यूस्ड वोल्टेज भी इंक्रीज करेगा। द डैश जनरेटर हैज़ द पुअरेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन, ऑप्शन ए इज शंट, ऑप्शन सी इज कंपाउंड, ऑप्शन बी सीरीज, ऑप्शन डी इज ओवर कंपाउंड। तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, किस जनरेटर में पुअरेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन होता है, ठीक है। तो पुअरेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन का पहले आपको पता होना चाहिए क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेशन बराबर क्या होता है नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज डिवाइड बाय फुल लोड वोल्टेज, ओके। तो इन केस ऑफ सीरीज जनरेटर क्या होता है, द फील्ड इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द आर्मेचर। सीरीज जनरेटर में क्या होता है फील्ड आपका सीरीज में कनेक्टेड रहता है आर्मेचर के। एनी इंक्रीज इन लोड करंट कॉजेज एन इंक्रीज इन द फील्ड एंड हैंस द टर्मिनल वोल्टेज राइजेज। अगर कोई भी इंक्रीज अगर लोड करंट का होगा तो क्या होगा फील्ड आपका जो करंट इंक्रीज करेगा मतलब फील्ड फ्लक्स इंक्रीज करेगा, इससे क्या हमारा टर्मिनल वोल्टेज राइज करेगा। हैंस इट हैज़ नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन एंड इट हैज़ पुअरेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन। इसलिए सीरीज जनरेटर में क्या होता है नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन होता है और क्या होता है पुअरर वोल्टेज रेगुलेशन होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। सीरीज जनरेटर में क्या होता है आपका नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन होता है या फिर बोले सबसे पुअरेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन होता है, ओके। कुछ एडिशनल पॉइंट है आप देख सकते हैं। ड्यूरिंग ऑन लोड कंडीशन द डिफरेंशियली कंपाउंड डीसी जनरेटर हैज़ द पुअरेस्ट वोल्टेज कंडीशन। अगर ऑन लोड कंडीशन में आपसे पूछा गया है, ठीक है, तो आपका क्या होगा डिफरेंशियली कंपाउंड डीसी जनरेटर का सबसे आपका पुअरेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन होगा। अगर आपको नो लोड कंडीशन में पूछा है तो डीसी जनरेटर क्या होगा हैज़ द पुअरेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन। अगर नो लोड केस में कंडीशन में पूछता है तो क्या होता है डीसी सीरीज जनरेटर का आपका पुअरेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन होता है। वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ शंट जनरेटर इज पॉजिटिव। आप याद रखिएगा वोल्टेज रेगुलेशन जो शंट जनरेटर का होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, वो सीरीज जनरेटर इट इज़ नेगेटिव, ठीक है। सीरीज जनरेटर में क्या होता है आपका वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव होता है। पुअरेस्ट नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन अमॉन्ग, और सबसे पुअरेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन किसका होता है आपका सीरीज जनरेटर का होता है। ये आपसे पूछा गया है किसका सबसे पुअरेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन होता है, तो याद रखिएगा कि आपका सीरीज जनरेटर का पुअरेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन होता है। फॉर ओवर कंपाउंडेड जनरेटर इट इज़ नेगेटिव। ओवर कंपाउंड जनरेटर में क्या होता है ये नेगेटिव होता है। ओवर कंपाउंड जनरेटर में वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है आपका नेगेटिव होता है। फॉर अंडर कंपाउंड इट इज़ पॉजिटिव। अंडर कंपाउंड में आपका पॉजिटिव होता है। फॉर फ्लैट कंपाउंड जनरेटर इट इज़ जीरो। फ्लैट कंपाउंड जनरेटर में क्या होता है आपका जीरो होता है। इट लोएस्ट वोल्टेज रेगुलेशन अमॉन्ग ऑल। अगर आपको पूछा गया कि लोएस्ट वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन लोएस्ट किस में होता है तो आपका किस में होता है फ्लैट कंपाउंड जनरेटर। फॉर डिफरेंशियली कंपाउंड जनरेटर इट इज़ पॉजिटिव। डिफरेंशियली कंपाउंड जनरेटर में ये पॉजिटिव होता है। पुअरेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन अमॉन्ग ऑल, ये भी आपका क्या होता है, ये अलग अलग केस में अलग अलग कंडीशन में आपका सबका इसमें डिटेल आपका दिया गया कि कब किसका वोल्टेज रेगुलेशन कैसा होगा। तो आप इसको याद कर लीजिए रखिएगा और इसको होगा तो पॉज करके नोट कर लीजिए, ओके। A properly designed DC generator can have
कैन हैव एन ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ, ऑप्शन ए इज 60%, ऑप्शन बी इज 80%, ऑप्शन सी इज 95%, ऑप्शन डी इज 100%। तो इसमें बोला गया है कि प्रॉपरली डिजाइन डीसी जनरेटर है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है एफिशिएंसी उसका क्या होगा, ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होगा। तो आप ये लोग याद रखिएगा कि उसका एफिशिएंसी क्या होता है, 90 अप्रॉक्स 95% होता है। ओके, ये कोई भी प्रॉपरली डिजाइन डीसी जनरेटर रहेगा तो उसका ओवरऑल एफिशिएंसी आपका क्या रहेगा, 95% रहेगा, ठीक है। द नो लोड स्पीड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर विल बी हाईएस्ट, नो लोड स्पीड किस मोटर का हाईएस्ट होता है। ऑप्शन ए शंट मोटर, ऑप्शन बी सीरीज मोटर, ऑप्शन सी इज कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर और ऑप्शन डी इज डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर। तो नो लोड स्पीड किस मोटर का आपका लोएस्ट होगा, तो आप लोग याद रखिएगा कि वो क्या करेक्ट आंसर होगा, सीरीज मोटर। सीरीज मोटर का नो लोड स्पीड सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। क्यों ज़्यादा होता है, आप लोग हमेशा पढ़े होंगे कि सीरीज मोटर को हम लोग कभी भी नो लोड में स्टार्ट नहीं करते, मतलब कभी हमेशा उसको कुछ लोडिंग उसमें होना ही चाहिए, ठीक है। अगर उसमें कोई भी लोड नहीं रहेगा तो क्या होगा, बहुत ही हाई स्पीड उसमें करंट, मतलब बहुत ही हाई स्पीड से वो रोटेट करेगा, इवन उसका सैफ्ट मशीन मतलब आसपास पूरा वो टूट टाट के ख़त्म हो सकता है, ठीक है। जब तक उसका सैफ्ट उड़ नहीं जाए, ठीक है, तब तक वो रोटेट करते रहेगा। इसलिए सीरीज मोटर हम लोग कभी भी बिना लोड में स्टार्ट नहीं करते हैं। आप लोग याद रखिएगा, आप लोग ने लैब में प्रैक्टिकल भी किया होगा तो आपको बोला गया होगा कि आप लोग कभी भी सीरीज मोटर को बिना लोड में स्टार्ट मत कीजिए, ठीक है। सीरीज मोटर के मतलब जो आपका सैफ्ट रहता है उसमें कोई लोड कनेक्टेड रहना चाहिए, ठीक है। कोई भी लोड कनेक्टेड रहे तभी उसको स्टार्ट कीजिए, बिना लोड को उसको कभी भी स्टार्ट मत कीजिए। तो इससे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सीरीज मोटर। नो लोड स्पीड ऑफ सीरीज मोटर सबसे ज़्यादा होता है, उसको तो हम लोग स्टार्ट ही नहीं कर सकते, ठीक है। बहुत ही डेंजरसली हाई होता है वो। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं। एट नो लोड आर्मेचर करंट टेंड्स टू जीरो। नो लोड में हमें पता है कि आर्मेचर करंट जीरो होगा, फ्लक्स फाइव टेंड्स टू जीरो, फ्लक्स आपका जीरो होगा, और हमें पता है एन बराबर क्या होता है आपका EB/K5, ठीक है। जब नो लोड रहेगा तो क्या होगा कि सीरीज में जब आपका डीसी मोटर का क्या कैसे रहता है आपका डी सीरीज मोटर का, ये आपका सीरीज वाइंडिंग हो गया, ठीक है, ये आर्मेचर रेजिस्टेंस हो गया, ये सीरीज RS सीरीज आपका वाइंडिंग का हो गया, ठीक है। इसमें कुछ करंट फ्लो करेगा। जब नो लोड रहेगा, कोई लोड ही नहीं रहेगा, ठीक है, तो करंट फ्लो करेगा इस पर, तो क्या होगा आपका जो IA = ISC इक्वल क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। मतलब कोई भी आपका करंट फ्लो नहीं करेगा, इस पार्ट में आपका कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो करंट फ्लो नहीं करेगा तो आपका सीरीज में तो क्या होगा, फ्लक्स = जीरो हो जाएगा। तो जैसे फ्लक्स आपका जीरो हो गया, ठीक है, तो इस फॉर्मूला से हम लोग क्या देख सकते हैं कि अगर फाई = जीरो हो जाए तो क्या हो जाएगा आपका n बराबर क्या इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा आपका स्पीड हो जाएगा, ठीक है। ये मैथमेटिकली आप लोग याद कर रख सकते हैं। इसमें ही बोला गया आर्मेचर करंट टेंड्स टू जीरो, जैसे आर्मेचर करंट जीरो होगा फ्लक्स टेंड्स टू जीरो, फ्लक्स जीरो होगा। वेर स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्लक्स, स्पीड हमारा क्या होता है देख सकते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स होता है। इस विल टेंड टू इन्फिनिटी, स्पीड क्या हो जाएगा आपका इन्फिनिटी के इक्विवेलेंट हो जाएगा, मतलब बहुत ही हाई स्पीड होगा। दस नो लोड स्पीड ऑफ डीसी सीरीज मोटर इज हाईएस्ट, इसलिए नो लोड स्पीड जो होता है डी सीरीज मोटर का वो हाईएस्ट होता है। एट नो लोड डीसी सीरीज मोटर रोटेट्स एट डेंजरसली हाई स्पीड, तो नो लोड जो रहता है आपका डी सीरीज मोटर का, ठीक है, वो डेंजरसली हाई स्पीड में रोटेट करता है। हैंस डीसी सीरीज मोटर शुड ऑलवेज बी स्टार्टेड ऑन लोड, इसलिए डीसी सीरीज मोटर को हम हमेशा ऑन लोड स्टार्ट करेंगे, मतलब कुछ उसमें लोड कनेक्टेड रहेगा तभी उसको स्टार्ट करेंगे, ओके। व्हेन द मोटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द सप्लाई मेंस विदाउट लोड इट ड्रॉज स्मॉल करंट फ्रॉम द सप्लाई मेंस, जब हम लोग मोटर को सप्लाई से कनेक्टेड करेंगे बिना लोड के तो क्या होगा, कुछ हमारा सप्लाई विड्रॉ करेगा। मतलब इसमें बताया गया कि कैसे इसमें आपका क्या होगा, EMF आपका बढ़ते रहेगा, ठीक है, ये आपको ये प्रोसेस बताया है। द करंट विल फ्लो थ्रू द सीरीज फील्ड एंड द आर्मेचर स्पीड टेंड्स टू इंक्रीज, तो क्या होगा करंट हमेशा फ्लो करते रहेगा सीरीज फील्ड पे और आर्मेचर क्या होगा स्पीड इंक्रीज करते रहेगा। सो दैट बैक EMF में अप्रोच द अप्लाइड वोल्टेज इन मैग्नीट्यूड, तो क्या होगा बैक EMF और अप्लाइड वोल्टेज क्या हो जाएगा एक समय के बाद इक्विवेलेंट हो जाएगा। द इंक्रीज ऑफ बैक EMF वीकेंस द आर्मेचर करंट, जो आपका जब बैक EMF में इंक्रीज के कारण क्या होगा आपका
आर्मेचर द इंक्रीज इन बैक ईएमएफ वीकेंस द आर्मेचर करंट। द बैक ईएमएफ इंक्रीज क्या होगा, आपका आर्मेचर करंट को वीकेंड मतलब कम कर देगा, ठीक है। मतलब ई बी इक्वल टू भी हो जाएगा, तो हमें पता है आई बराबर क्या हो जाएगा, सीरीज मोटर कंडीशन में आई बराबर क्या हो जाएगा, बी माइनस ई बी बाई आर एस सी प्लस आर्मेचर रेजिस्टेंस। तो जब भी और ई बी के इक्वल हो जाएगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, भी इक्वल टू जब ई बी हो जाएगा तो आर्मेचर करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसे आर्मेचर करंट जीरो हो गया मतलब आपका क्या सीरीज फील्ड करंट भी जीरो हो गया, तो फ्लक्स भी जीरो हो गया, उसी के बारे में हमें बताया है। तो जैसे आपका सीरीज फील्ड करंट जीरो हो जाएगा, फ्लक्स जीरो हो जाएगा, फ्लक्स जीरो हो जाएगा तो स्पीड आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा। द टाइप ऑफ डीसी मोटर यूज्ड फॉर शेयर्स एंड पंचेस। कौन सा डीसी मोटर शेयर्स एंड पंचेस में यूज होता है? ऑप्शन ए शंट मोटर, ऑप्शन बी सीरीज मोटर, ऑप्शन सी डिफरेंशियली कंपाउंड डीसी मोटर, ऑप्शन डी इज कम्युलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर। तो 4 ऑप्शन दिया गया है। तो क्या है, द टाइप्स ऑफ डीसी मोटर यूज्ड फॉर शेयर्स एंड पंचेस। तो शेयर्स और पंचेस के लिए कौन सा डीसी मोटर हम लोग यूज करेंगे? तो आप लोग याद रखिएगा कि हम लोग क्या करते हैं, कम्युलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर हम लोग यूज करते हैं शेयर्स और पंचेस के लिए। क्यों करते हैं देखते हैं। कम्युलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर प्रोवाइड्स हाई स्टार्टिंग टॉर्क। कम्युलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर क्या करता है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड करता है। आप बोलिएगा कि सीरीज मोटर में तो प्रोवाइड करता है हाई स्टार्टिंग टॉर्क। तो सीरीज मोटर आपका जो स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड करता है हाई स्टार्टिंग टॉर्क ऑन लोड कंडीशन में स्टार्ट करता है। जब आपका लोड कनेक्टेड रहेगा तब वहाँ पे सीरीज मोटर हाई स्टार्टिंग प्रोवाइड करता है। लेकिन कम्युलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर में क्या करता है, वो इंटरमिटेंट लोड के लिए भी हमारा हाई स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड करता है। इंटरमिटेंट लोड मतलब जब उसमें कोई लोड नहीं भी रहेगा तब भी अच्छा टॉर्क देगा, ठीक है। और जब कुछ लोड रहेगा तब भी अच्छा टॉर्क देगा। लेकिन सीरीज मोटर अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम लोग उसको नो लोड पे तो कभी प्रोवाइड कर ही नहीं सकते थे, नो लोड में तो कभी ऑपरेट कर ही नहीं सकते थे, ठीक है। और शेयर्स एंड पंचेस के केस में क्या होता है कि आपका लोड फ्लक्चुएशन करते रहता है, कभी ज़्यादा लोड होगा कभी कम लोड होगा, इसीलिए हम लोग वहाँ पे सीरीज मोटर नहीं यूज़ करेंगे, वहाँ पे कम्युलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर यूज़ करेंगे। अगर आपसे सिर्फ पूछा जाता कि सबसे कौन सा डीसी सीरीज मोटर कौन सा मोटर है जिसका सबसे ज़्यादा हाई स्टार्टिंग टॉर्क है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सीरीज मोटर, ठीक है। सिर्फ आपसे पूछा था किसका सबसे ज़्यादा हाई स्टार्टिंग टॉर्क है, तो सीरीज मोटर का होता है। लेकिन आपसे पूछा कि अगर शेयर्स और पंचेस में कौन सा डीसी मोटर यूज़ करेंगे, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, कम्युलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि उसका स्टार्टिंग टॉर्क हाई रहता है बोथ लोड कंडीशन में और नो लोड कंडीशन में, ओके। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स गुड स्पीड रेगुलेशन इन ऑर्डर टू वेरी प्रेशर, ठीक है। क्योंकि इसमें शेयर्स और प्रेशर में क्या होता है, प्रेशर वेरी करता रहता है, मतलब लोड वेरी करता रहता है, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छा स्पीड रेगुलेशन भी प्रोवाइड करता है, इसीलिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं शेयर्स और प्रेशर में। कम्युलेटिव कंपाउंड को हम लोग यूज़ करते हैं। इंटरमिटेंट लोड, आइए इंटरमिटेंट लोड के बारे में देखते हैं। द लोड ऑन द मोटर अकर्स पीरियडिकली in an identical duty cycle, each duty cycle having period of application of load and rest। तो आपका क्या होता है, जो इंटरमिटेंट लोड मतलब आपका जिसमें लोड आपका पीरियडिकली वेरी करते रहे, ठीक है। कुछ समय के बाद इसका वेरी करते रहे, कभी कम लोड होगा कभी बहुत ज़्यादा लोड होगा, ठीक, कभी लोड नहीं होगा, तो उस केस में हम लोग उसको क्या बोलते हैं, इंटरमिटेंट लोड। Cumulative compound motors developed good starting torque and also its no load speed is limited, ठीक है। और इसका क्या है, नो लोड स्पीड लिमिटेड होता है। लेकिन आपका सीरीज मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क तो बहुत हाई होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, आपका नो लोड स्पीड डेंजरसली हाई होता है, इन्फिनिटी के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग cumulative कंपाउंड को यूज़ करते हैं। देयरफॉर दीज मोटर्स आर यूज्ड फॉर इंटरमिटेंट लोड एप्लीकेशन, इसलिए ये मोटर का हम लोग इंटरमिटेंट लोड एप्लीकेशन में यूज करते हैं। दैट इज द लोड ऑपरेशन कंसिस्ट ऑफ लोड एंड नो लोड ऑपरेशन इंटरवल्स कंटिन्यूसली, ठीक है। मतलब लोड कंडीशन में भी और नो लोड कंडीशन में जो कंटिन्यू इसमें चेंज होता रहता है, वहाँ हम लोग कम्युलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर को यूज करते हैं। इफ अ डीसी मोटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द एसी सप्लाई, ऑप्शन ए इज रन एट नॉर्मल स्पीड, ऑप्शन बी इज नॉट रन, ऑप्शन सी इज रन एट लोअर स्पीड, ऑप्शन बी इज बर्न ड्यू टू हीट प्रोड्यूस्ड इन द फील्ड वाइंडिंग बाय एडी करंट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी, बर्न कर जाएगा, ठीक है। यहाँ जो डीसी मोटर बोला गया है
आप लोग याद रखिएगा, ये आपको शंट फील्ड मोटर बोला गया, ठीक है, जिसमें आपका क्या पैरेलल फील्ड कनेक्शन रहेगा। कुछ भी मेंशन नहीं है तो इसमें आप इसको मान सकते हैं कि शंट फील्ड है आपका, ठीक है, क्योंकि जब भी कोई मेंशन नहीं रहता तो वो जनरली शंट फील्ड ही होता है। अगर सीरीज आपका मोटर रहेगा तो वो मेंशन कर देगा। ओके, तो ये डीसी मोटर बोला गया है, ठीक है। तो डीसी मोटर में दोनों केस हो सकता है आपका, सीरीज आपका शंट भी हो सकता है, शंट आपका डीसी मोटर, ठीक है, शंट डीसी मोटर, और आपका क्या होगा सीरीज डीसी मोटर भी आपका हो सकता है। ये आपका दोनों हो सकता है, सीरीज डीसी मोटर भी हो सकता है आपका, शंट डीसी मोटर भी हो सकता है। यहाँ कुछ भी मेंशन नहीं है तो मैंने मान लिया कि ये शंट डीसी मोटर है, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द जगह आपका आंसर भी यही दिया गया है, ठीक है। बर्न ड्यू टू हीट प्रोड्यूस्ड इन द फील्ड वाइंडिंग ऑफ एडी करंट। तो दोनों का अलग अलग देखते हैं, एक शंट का पैरेलल व फील्ड वाइंडिंग का जिसको शंट बोलते हैं, और आपका सीरीज का, ठीक है। इन केस ऑफ पैरेलल फील्ड कनेक्शन इट वॉन्ट रोटेट। पैरेलल फील्ड कनेक्शन में क्या होता है, ये रोटेट नहीं करेगा एट ऑल एंड विल स्टार्ट हमिंग एंड विल क्रिएट वाइब्रेशन। तो क्या होगा, ये हमिंग करेगा और वाइब्रेट होगा। एज ए टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइकिल विल कैंसिल आउट ईच अदर। इसमें जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा पॉजिटिव और नेगेटिव वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। डीसी मोटर विल हीटेड अप एंड इट में बर्न। तो डीसी मोटर क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा और ये बर्न कर जाएगा, ठीक है। तो यही पूछा आंसर होगा, बर्न ड्यू टू हीट प्रोड्यूस बाय द इन द फील्ड वाइंडिंग बाय एडी करंट, ठीक है। अगर सीरीज मोटर बोलता, अगर मेंशन कर देता कि ये सीरीज मोटर है तो उस केस में क्या होता है, इफ डीसी सीरीज मोटर इज कनेक्टेड टू एसी सप्लाई सेम करंट विल फ्लो थ्रू द सीरीज फील्ड एंड आर्मेचर फील्ड आफ्टर बीइंग रेक्टिफाइड बाय द कम्यूटेटर। तो क्या होगा, इसमें सेम करंट फ्लो करेगा, सीरीज फील्ड भी फ्लो करेगा, सीरीज फील्ड में भी करंट फ्लो करेगा और शंट फील्ड में भी सेम करंट फ्लो करेगा। सो द मशीन विल रन बट विथ हाई स्पार्किंग एट ब्रशेस। लेकिन मशीन आपका रोटेट करेगा, धीरे धीरे करके रोटेट करेगा, लेकिन क्या होगा, स्पार्किंग होगा आपका। स्पार्किंग कहाँ पे होगा, ब्रशेस में होगा। बहुत ही पुअर पावर फैक्टर होगा आपका, ठीक है, लो स्पीड होगा एंड लो इफिशिएंसी होगा, ठीक है। अगर ये सीरीज मोटर बोला जाता तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता, रन एट लोअर स्पीड हो जाता, ठीक है। तो यहाँ हमसे कोई मेंशन नहीं गया है तो हमने इसको शंट मोटर एज्यूम कर लिया है, ठीक है। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।